हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 3 जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वर्धित टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने विश्व जनसंख्या वितरण के जो प्रदेश थे उनके बारे में पढ़ा और उसको हमने 4 भागों में बांटा था और हमने देखा था कि विश्व के किन क्षेत्रों के अंदर कौन सी जनसंख्या या कहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और हमने देखा था विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र है जो निर्जन प्राय हैं, जहां जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। आज हम बच्चों जो हमारा जो टॉपिक है विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और विश्व जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन से, उनका हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। यदि विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला, विश्वव्यापी कारक। विश्वव्यापी कारक का मतलब होता है ऐसे कारक जो सभी विश्व के अंदर समान रूप से देखने को मिलते हैं, उसे विश्वव्यापी कारक कहते हैं। ऐसे कारक जो विश्व के सभी देशों के अंदर समान रूप से देखने को मिलते हैं, उन कारकों को क्या कहा जाता है बच्चों? विश्वव्यापी कारक। प्रादेशिक कारक, ऐसे कारक जो किसी प्रदेश विशेष क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, उन कारकों को क्या कहा गया? प्रादेशिक कारक। फिर है सांस्कृतिक कारक, ऐसे कारक जो किसी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण बने हैं, उन कारकों को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक कारक। और सामयिक कारक मतलब समय विशेष के अनुसार बने हुए जो कारक होते हैं वो कौन सा होता है? सामयिक कारक। सामयिक का मतलब समय विशेष के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब इन चारों का जो हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। पहला जो कारक है वो है विश्वव्यापी कारक, मतलब विश्व के सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के कारक देखने को मिलता है। उसका पहला बिंदु है अवस्थिति। क्या है? अवस्थिति। अब अवस्थिति कैसे प्रभावित करती है आपको मालूम होना चाहिए कि अवस्थिति के अंदर 2 चीज देखने को मिलती हैं, वो है अक्षांश व देशांतर। पहला बिंदु थी ये। फिर अवस्थिति में ये देखते हैं कि ये क्षेत्र ठंडे प्रदेश का है या गर्म प्रदेश का। फिर ये देखते हैं कि ये दूर के पास है, कैसे हैं, उन पर निर्भर करता है। अब अवस्थिति में अपन देखते हैं, जैसे कि अपन ये ग्लोब के माध्यम से अक्षांश देशांतर के माध्यम से अपन समझाते हैं। यदि अपन देखा जाए तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मतलब उत्तरी उपध्रुव रेखा और ध्रुव रेखा या ध्रुव। उसी प्रकार यह मकर रेखा या दक्षिणी उपध्रुव रेखा और ये अपन का कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। अब इसको हम अवस्थिति को समझते हैं। यदि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को अपन देखते हैं तो यह जनसंख्या हमेशा क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वहां पर वर्षभर तापमान क्या रहता है? उच्च रहता है। और वर्षभर तापमान उच्च रहने के साथ साथ यहाँ पर दोपहर के बाद गर्जना के साथ मूसलाधार क्या होती है? बारिश होती है। तीसरा बात, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो अन्य जलवायु घटनाएं घटित है वो बहुत ज्यादा होती है। फिर अपन देखते हैं मध्य अक्षांश, दोनों साइड। मध्य अक्षांश पर देखते हैं जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। क्यों? कि यहाँ पर जो नदियों के द्वारा लाए गए जो मैदान भी है और ज्यादा ना तापमान ज्यादा होता है ना तापमान कम होता है। लगभग तापमान जीवन के लिए जो अनुकूल होना चाहिए उतना देखने को मिलता है। फिर अपन दूर के पास जाएंगे तो यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है और तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता है और यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है, वनस्पति पाई नहीं जाती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लोग क्या रहते हैं? बहुत ही कम रहते हैं। यह हुआ हमारा अवस्थिति। क्या हुआ? अवस्थिति किस तरह जनसंख्या को प्रभावित करती है। फिर है जलवायु दशा। क्या है? जलवायु दशा। आपको मालूम होना चाहिए जलवायु दशा कैसे होता है, वो भी आपको हम बताएंगे।
उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो क्षेत्र अनुकूल जलवायु पाई जाती है वह जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जहां प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है वह जनसंख्या हमेशा क्या होती है, कम होती है। पहले अपन लेते हैं जलवायु क्या है। तो याद रखना, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जलवायु कहता है। यदि उष्णकटिबंधीय जलवायु या शीत कटिबंधीय जलवायु, इन क्षेत्रों के अंदर यदि जनसंख्या देखते हैं तो बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि ज्यादा उष्ण और ज्यादा शीतल प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम पाए जाने का मुख्य कारण है कि ये इस प्रकार का टेम्परेचर मनुष्य के जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, कृषि क्रियाओं के लिए अनुकूल नहीं है, आर्थिक क्रियाओं के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन जहां पर ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा तो जलवायु पाया जाता है, जैसे उपोष्ण, कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। क्या पाई जाती है, जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। तो याद रखना बच्चों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु या शीत कटिबंधीय जो जलवायु है वहां पर मनुष्य के लिए अनुकूल दशाएं ना होने के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है जो मनुष्य के लिए अनुकूल होती है, इसी कारण वह जनसंख्या अधिक पाई जाती है। फिर है धरातल। अब धरातल कैसे होता है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। एक धरातल है उबड़ खाबड़, या फिर हम इस शब्द में लेते हैं तो उच्चा उच्च, और एक है समतल। इन दोनों की स्थिति के आधार पर हम देखें तो समतल क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है। उसका कारण भी है बच्चों, उसका सबसे बड़ा कारण है जो उच्चावच क्षेत्र होता है या उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है वह तो आर्थिक विकास करना बहुत मुश्किल होता है। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों पर परिवहन का जाल बिछाना आसान नहीं होता है, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में कृषि क्रिया करना आसान नहीं होता है, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना आसान नहीं होता है। लेकिन जबकि जो समतल क्षेत्र होता है वहां पर औद्योगिक विकास करना हो या सड़कों का जाल बिछाना हो या फिर कृषि क्रिया करना हो, ये सब क्या होता है, आसान होता है। और इन सभी स्थितियों के कारण या या धरातल की स्थिति के आधार पर ही जनसंख्या पाई जाती है। तो याद रखना, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों पर जनसंख्या कम पाई जाती है और समतल मैदान पर जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। अब है समुद्र से ऊंचाई। आपने देखा होगा बच्चों, हमने विश्व जनसंख्या वितरण के असमान प्रतिरूप में आपने पढ़ा कि जनसंख्या ज्यादा 400 मीटर की ऊंचाई पर ज्यादातर देखने को मिलती है। तो उसका भी कारण है, यदि हम समुद्र से नीचे रहते हैं या समुद्र से नीचे की जगहों पर हम निवास करते हैं तो जब कभी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो जाती है तो उसके अंदर जल भराव की समस्या हो जाती है और बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। और यदि लगभग थोड़े से 400 मीटर की ऊंचाई तक रहते हैं तो वो रहने के लिए क्या होती है, अनुकूल दशा होती है। लेकिन जब अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां हो जाती है, पठार हो जाते हैं, तो वहां पर रहने के लिए अनुकूल दशा होनी चाहिए, वो नहीं पाई जाती, क्योंकि अधिक ऊंचे क्षेत्रों के अंदर तो देखा जाए तो वायुदाब भी कम हो जाता है, वहां पर तापमान भी कम हो जाता है, यहाँ तक कि जीवन जीने की जो अनुकूल दशा है लगभग शून्य होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है बच्चों, शून्य होने लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि समुद्र से ऊंचाई के लगभग समान हो तो उस समय जीवन जीने के लिए अनुकूल दशा मिल जाती है। यदि ज्यादा ऊंचाई की पहाड़ी पर जाते हैं तो वह जीवन जीने के लिए अनुकूल दशा नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही है, आपने पढ़ा भी है कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तापमान में भी क्या आती है, गिरावट होती है और वायुदाब में भी कमी आने लगती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने पढ़ा होगा कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। ये तापमान को कम होने के कारण भी वह जीवन जीने के लिए अनुकूल दशा नहीं मिल पाती। तो याद रखना 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, 1 सेंटीग्रेड,
और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेंटीग्रेड कम होता है। यह है हमारा विश्वव्यापी कारक। अब हम लेते हैं प्रादेशिक कारक। अब प्रादेशिक कारक में ऐसे कारक जो किसी प्रदेश विशेष में देखने को मिलते हैं, बाकी किसी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलते, उसे कहते हैं प्रादेशिक कारक। अब प्रादेशिक कारक में पहले भूमि की बनावट। यदि भूमि की बनावट में आप देखते हैं किसी क्षेत्र की भूमि कैसी है, उच्चावच युक्त है। उच्चावच का मतलब होती है कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर घाटी क्षेत्र है और कहीं पर आपने देखा होगा पठारी क्षेत्र है। तो इन सभी क्षेत्रों की भूमि की जो बनावट है वो जनसंख्या को क्या करती है, प्रभावित करती है। यदि हम मैदानों की तुलना में यदि इन तीनों अन्य क्षेत्रों की तुलना करें, मैदानों के क्षेत्र के अलावा इनमें पहाड़ी क्षेत्र है, घाटी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र की तुलना करें तो मैदानी क्षेत्र में रहने के लिए या जनसंख्या निवास करने के लिए अनुकूल दशा होती है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों के अंदर ना कृषि क्रिया आसानी से की जा सकती है, ना औद्योगिक जाल का बिछाया जा सकता है, ना परिवहन जाल बिछाया जा सकता है, या पर किसी प्रकार के आर्थिक विकास के पहलू विकसित नहीं किए जा सकते। तो ये भूमि की बनावट ही है जो जनसंख्या को क्या करती है, प्रभावित करती है। जल आपूर्ति जीवन जीने का आधार भी माना जाता है। जिन क्षेत्रों के अंदर जल की कमी होती है वहां लोग हमेशा कम रहते हैं। जहां पर लोगों को जल उपयुक्त मात्रा में या जितने जरूरत हो उतनी मात्रा में मिल जाता है वह लोग क्या रहते हैं, अधिक रहते हैं। आपने प्राचीन सभ्यता को पढ़ा होगा, क्या पढ़ी होगी, प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यता जब पढ़ी तो आपने देखा होगा ज्यादातर जो सभ्यता है किसके पास निकट हुई है, नदी के पास। क्यों हुई है, उसका कारण है क्योंकि नदियों का जो जल है वो उनके लोगों के लिए पीने में भी काम आ जाता है, कृषि क्रियाओं में काम आता है, पशुपालन का में काम आता है तथा अन्य बहुत सारी ऐसी क्रिया है जिसमें जल का उपयोग होता है। तो इसीलिए जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है वह लोग अधिक निवास करते हैं, और जहाँ पर जल की आपूर्ति कम होती है वह लोग हमेशा क्या रहता है, कम रहते हैं। और इसी को ध्यान रखते नदी घाटी के पास क्या बनी थी, सभ्यताएं। जैसे उदाहरण हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहन जोदड़ो कौन सी, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। फिर बाद में कालीबंगा जहाँ भोगवा नदी के किनारे, ऐसे बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनका, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे, ये सब किसके कारण हुए, जल की आपूर्ति के कारण। फिर है मिट्टिया। मिट्टिया में आप कुछ जानते हो, जो क्षेत्र मिट्टी में क्या होता है, उपजाऊ होता है, और एक क्षेत्र जो मिट्टी में क्या होता है, अनुपजाऊ होता है। क्या होता है, अनुपजाऊ। तो उन दोनों की यदि हम तुलना करें तो उपजाऊ भूमि क्षेत्र में ज्यादा लोग निवास करते हैं, और अनुपजाऊ क्षेत्र में जो होती है मिट्टियां वहां पर लोग कम निवास करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं उत्तर का मैदान, भारत में देखते हैं उत्तर का मैदान, और एक देखते हैं थार मरुस्थल। तो इन दोनों की मिट्टियों के अंदर सबसे बड़ी विशेषता है उपजाऊपन की। किसकी है, उपजाऊपन की। और थार के मरुस्थल में मिट्टी अनुपजाऊ होने के कारण या लोग कम रहते हैं, जबकि उत्तर के मैदान की जो नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, कृषि क्रिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इस कारण से यह लोग भी क्या रहते हैं, अधिक रहते हैं। फिर है वनस्पति। आपको पता ही है वनस्पति जीवन का एक भाग है। जिन क्षेत्रों के अंदर वनस्पति का जाल सघन पाया जाता है वह लोग कम पाए जाते हैं, और जहाँ पर वनस्पति का जाल मध्यम अवस्था में होता है वह लोग ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा वनस्पति हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद भी प्राप्त करवाती रहती है। अब है खनिज। अब खनिज क्या है, सबसे पहले तो ये बात याद है, खनिज क्या है। तो खनिज की परिभाषा याद रखते हैं अपन। खनिज जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने, जमीन को खोदकर बाहर निकाले गए, जमीन को खोदकर बाहर निकाले गए पदार्थों को, जमीन को खोदकर खनिजों को जमीन को खोदकर बाहर निकाले गए पदार्थों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहता है, खनिज। और एक शब्द आता है खनन, इससे संबंधित ही है जमीन
से जमीन से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन। तो जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाते हैं और जमीन से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि खनिज किस तरह जनसंख्या वृद्धि में उपयुक्त माने जाते हैं। आपने पढ़ा भी है, पहला टॉपिक आपने विश्व जनसंख्या प्रदेश। आपने देखा कि कनाडा के यूरेनियम शहर में जनसंख्या पहले बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब यूरेनियम खनिज की पदार्थ मिली तो वह जनसंख्या बढ़ने लग गई। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थली है वहां पर जनसंख्या नहीं थी, लेकिन वहां पर सोने की खान मिलने के बाद वहां पर जनसंख्या बढ़ी है। आपने पढ़ा है। तो ये सब किसके कारण हुआ है? खनिज के कारण। जहां पर खनिज क्षेत्र का या खनन पाया जाता है या खनिज पाया जाता है वह जनसंख्या अधिक निवास करती है। उसका मुख्य कारण यह है कि जहां पर खनिज पाए जाएंगे वहां पर औद्योगिक सेक्टर तथा अन्य बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनका विकास होगा और उद्योगों में काम करने वाले लोग भी आएंगे और इससे संबंधित कार्य करने वाले लोग भी आएंगे, जिससे उन क्षेत्रों की जनसंख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। अब शक्ति संसाधन। अब शक्ति संसाधन में अपन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और अपने के जैसे वो भी यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे क्या साधन है? शक्ति के साधन। और जहां पर ये आसानी से प्राप्त होते हैं या ज्यादा पाए जाते हैं या जहां पर मिलते हैं वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक देखने को मिलती है। अब है सांस्कृतिक कारक। अब सांस्कृतिक कारक में आर्थिक अवस्था। जिन देश के अंदर या जिन क्षेत्रों का जो आर्थिक विकास उच्च होगा वह जनसंख्या अधिक पाई जाएगी और आर्थिक विकास कम होगा वह जनसंख्या कम पाई जाएगी। उदाहरण के रूप में यदि हम गांव और शहर को लेते हैं तो गांवों की जनसंख्या हमेशा कम पाई जाती है और शहरों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। उसका मुख्य कारण है आर्थिक अवस्था, क्योंकि शहरों के अंदर वो मूलभूत सुविधा मिलती है जो लोगों को चाहिए और गांवों के अंदर वो मूलभूत सुविधा की पूर्णता नहीं होती है, कम पाई जाती। इस कारण से ये लोग वहां पर कम रहते हैं। उन्नति का स्तर आपको मालूम है, जहां पर आपको लगे कि मैं विकास कर सकता हूं तो वहां पर आप क्या करोगे? पढ़ोगे। आपको लगता है, आप खुद एक स्टूडेंट हो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए आप कौन से स्कूल में जाओगे। जहां आपको लगे कि मैं ये स्कूल में पढ़ने से मैं अच्छे परसेंटेज बना दूंगा तो वही जाओगे कि यार आपको लगता है वहां ऐसे स्कूल में जाना चाहिए जहां परसेंटेज कम बनने चाहिए? नहीं, आप कहाँ जाओगे? जहां उन्नति होगी, जहां परसेंटेज बनने की क्या होगी? आपकी संभावना होगी। तो व्यक्ति भी यही करता है, जब उनको विकास करने की अवस्था प्रदान करता है या उन्नति या आगे बढ़ने की अवस्था प्रदान करता है वह लोग ज्यादा जाते हैं और जहां पर उन्नति के विकास अवरोध करते हैं वहां पर लोग क्या रहते हैं? कम रहते हैं। जैसे गांव के छोड़कर शहर में लोग क्यों जाते हैं? उन्नति करने के लिए, विकास करने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए। और यदि शहर में ऐसा नहीं होता तो क्या शहर के अंदर लोग जाते? नहीं जाते। तो उन्नति का स्तर भी होता है वो जनसंख्या स्तर को प्रभावित करता है। फिर राजनीतिक स्थिति, आपने देखा होगा दिल्ली है, जयपुर है, ये क्या है? हमारी राजनीतिक स्थिति के केंद्र है। क्या है? केंद्र है। और जहां पर राजनीति के केंद्र होंगे वह सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा का क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। और जब मूलभूत सुविधा का जब विकास होगा तो वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। क्या करना पड़ेंगे? ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। और मनोवैज्ञानिक कारक, आप मनोवैज्ञानिक कारक मतलब खुद पर ले लो कि यदि आपको लगे कि यहाँ पर सारी सुविधा है स्कूल के अंदर, मान लो आपको पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हैं, मान लो आपकी क्लास के अंदर जो सुविधा चाहिए जैसे अच्छी लाइट की या आपके स्कूल के अंदर अच्छा पानी पीने की या फिर आपके अच्छे प्रोजेक्टर जिसके माध्यम से आपको अच्छा पढ़ाया जा सके, ये सब सुविधा है, फिर भी आपको लगे कि मुझे यह नहीं पढ़ना है, तो उसका कारण क्या? आपका मनोवैज्ञानिक कारक। कौन सा कारक है बच्चों? मनोवैज्ञानिक। उसी प्रकार लोगों में भी ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर सारी सुविधा हो जाती है फिर भी लोग उस स्थान पर रहना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहां पर ये मूलभूत सुविधाएं कम होती है। जैसे अमेरिका में लोग क्या करते हैं कि दिन के अंदर सारे काम तो कहाँ करते हैं? शहरों के अंदर, और रात को रेस्ट करने के लिए कहा जाता है गाँवों के अंदर खुले मैदानों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनका मनोवैज्ञानिक कारक है कि सब दिन जो डिप्रेशन आपके माइंड के अंदर काम करके बनाया है उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो गाँव के अंदर आराम शाम के समय रेस्ट करने के लिए जाता है। तो ये भी जनसंख्या को क्या करता है? प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक कारक भी जनसंख्या को क्या करता है? प्रभावित। फिर है आपका परिवहन। परिवहन आपको पता ही है
व्यक्ति और वस्तु को आवागमन करने वाले को हम क्या कहते हैं? परिवहन। व्यक्ति और वस्तुओं को आवागमन करना ही क्या कहलाता है? परिवहन। परिवहन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। परिवहन हमारी संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला अंग है। परिवहन हमारे आर्थिक रोजगार का अंग है। तो हमारे परिवहन से ही जनसंख्या क्या होती है? प्रभावित होती है। जैसे आपने देखा होगा जो बस अड्डे होते हैं, हवाई अड्डे होते हैं या रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पर जनसंख्या हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। व्यापार, जो क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा होता है, जैसे बाजार या मार्केट भी उदाहरण ले लो, वहां पर लोग क्या होते हैं? अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि व्यापार करने के लिए बाहर से आसपास के क्षेत्रों से बहुत सारे लोग आते हैं और वहां की जनसंख्या क्या कहते हैं? बढ़ाते हैं। अब व्यापार क्या है? सीधी सी परिभाषा लिखना, व्यक्ति द्वारा आयात व निर्यात करना। व्यक्ति द्वारा आयात व निर्यात करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? व्यापार। तो याद रखना, व्यापार दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार वे होते हैं जो किसी देश के आंतरिक भाग में किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वे होते हैं जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य किए जाते हैं। व्यापार और भी दो प्रकार के होते हैं, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक का मतलब दो देशों के मध्य, और बहुपार्श्विक का मतलब दो से कितने भी ज्यादा देश हो उन सब के मध्य होता है। सामयिक कारक, समय विशेष के कारक। पारस्परिक निर्भरता, यदि हम किसी क्षेत्र पर निर्भर हो जाते हैं तो वहां पर हमें जाना ही पड़ेगा और जनसंख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जैसे आप किस पर निर्भर हो? एजुकेशन पर। आप कहीं भी जाओगे एजुकेशन तो करनी ही पड़ेगी, और जहाँ स्कूल में जाओगे वहां की जनसंख्या में आप क्या कर दोगे? वृद्धि कर दोगे। क्या कर दोगे? वृद्धि। तो आप किस पर निर्भर हो? एजुकेशन पर। आप चाहे कोई भी स्कूल में पढ़ो, चाहे जोधपुर पढ़ो, चाहे अमेरिका पढ़ो, चाहे कहीं भी जाओ, तो आपको उस पर एजुकेशन पर निर्भर हो तो आपको कहीं भी जाना पड़ेगा। और जब आप किसी क्षेत्र में जाओगे उसके ऊपर निर्भर रहोगे तो आप वहां की जनसंख्या में क्या करोगे? वृद्धि करोगे। वातावरण में अनुकूलन, यदि आपको लगे ऐसा वातावरण मिला हुआ है जो हमारे जीवन के लिए, हमें रहने के लिए अनुकूल दिशाएं प्रदान करता है, वह जनसंख्या ज्यादा रहेंगे। और आपको ऐसा लगे जहाँ वातावरण हमारे रहने के लायक नहीं है, वो जनसंख्या क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। एग्जाम्पल रूप में दूर क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है और मध्य अक्षांशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो उसका कारण क्या है? वातावरण का अनुकूलन। दूर क्षेत्र में बर्फ गिरती है, सर्दी ज्यादा रहती है, तापमान कम मिलता है, इन कारण से लोग वहां पर रहते नहीं है। और जबकि मध्य अक्षांशों के अंदर समान तापमान मिलता है, दिन की अवधि अच्छी रहती है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है, साथ में और भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ है, इसी कारण से वहां पर लोग रहते हैं। धर्म, आपको मालूम है धर्म हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जहाँ धर्म की बात आती है वहां लोग अधिक होते हैं। आपने देखा होगा जो हिंदू राष्ट्र होता है वहां पर हिंदू धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, और जो इस्लाम राष्ट्र होता है वह मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। तो धर्म ही होता है वो जनसंख्या को क्या करता है? प्रभावित करता है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको किसी सांप्रदायिक शब्द का प्रयोग नहीं करते हुए एक शब्द के बारे में कहता हूँ बच्चों। यदि अपन देखते हैं हमारे राजनीति के अंदर, हमारे लोगों के अंदर समाजवाद सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखते हो अपने समाज के लोग के एक दूसरे की हम क्या करते हैं? उसको खींचने में लगते हैं या फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में करने लगते हैं, चाहे उसे कुछ भी नहीं करना आता। तो ये समाजवाद एक धर्मवाद का ही भाग है। समाजवाद ही एक धर्मवाद का ही क्या है? भाग है। सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं भी क्या होती है? किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। कि अपन क्या होते हैं कि रामदेवरा जाएंगे या फिर अपन हुणेचार जाएंगे या फिर और कुंभ के मेले में जाएंगे तो भगवान हमारी ये श्रद्धा पूरी करेगा, वो करेगा। ये भी जनसंख्या बढ़ाने में क्या करता है? योगदान करता है। अब है सामाजिक संरचना। यदि सामाजिक संरचना वो भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। जो क्षेत्र शांति सुरक्षा को प्रकट करता है वह लोग अधिक रहते हैं, और जिन क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा नहीं होती है वह लोग हमेशा क्या रहते हैं? कम रहते हैं। और इस तरह ये जनसंख्या को प्रभावित करते रहते हैं। तो आपने बच्चों देखा कि किस तरह विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक किस तरह प्रभावित होते हैं, और विश्व के अंदर ऐसे कौन से कारक हैं
जो जनसंख्या को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो आपने देखा विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 4 कारक पढ़े थे। पहला कारक पढ़ा था विश्वव्यापी कारक, और विश्वव्यापी कारक में आपने क्या क्या पढ़े थे, अवस्थिति, जलवायु, धरातल और समुद्र तल से दूरी। फिर आपने दूसरा पढ़ा था प्रादेशिक कारक। प्रादेशिक कारक में आपने क्या पढ़ा था, भूमि की बनावट, जल आपूर्ति, मिट्टियां, वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन। फिर आपने बच्चों लिया था सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में आपने क्या पढ़ा था, आर्थिक अवस्था, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक कारक, परिवहन और व्यापार। फिर अंतिम में आपने पढ़ा था सामयिक कारक। इसमें आपने क्या देखा, पारस्परिक निर्भरता, वातावरण के अनुकूल, धर्म, सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचना। ये सब टॉपिक थे, उसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर देखेंगे जनसमूह के बारे में, विश्व के प्रमुख महाजनसमूह, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एशिया महाजनसमूह के बारे में, यूरोपीय जनसमूह के बारे में, अफ्रीकी जनसमूह के बारे में, और अंतिम जो है वो उत्तरी अमेरिकी या अमेरिकी जनसमूह के बारे में पढ़ेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए जनसमूह के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करें। विश्व का सबसे बड़ा जो जनसमूह है वो एशिया जनसमूह है। कौन सा है, एशिया। और विश्व का सबसे नवीनतम जनसमूह है वो अमेरिकी जनसमूह है। कौन सा है, अमेरिकी जनसमूह। तो बच्चों आपने इस वीडियो के अंदर विश्व के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। थैंक यू।